वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसेस यूनिट 4। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकेंड लेक्चर। तो कुछ डेफिनेशंस हमने देखी थी फर्स्ट लेक्चर में, जो कि थी इनर प्रोडक्ट स्पेस की, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट की। अब स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में क्या होगा, हम यहाँ पे दो एलिमेंट ले रहे हैं, आर्बिट्री एलिमेंट ले रहे हैं हमारे फील्ड FN से, ठीक है। अब ये दो एलिमेंट जो हमने ले रहे हैं, उन अगर ये एलिमेंट FN को बिलोंग करेगा तो दैट मीन्स कि वो कैसा होगा, x1 टू xn के फॉर्म में होगा। y अगर FN को बिलोंग करेगा तो y1 टू yn के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कब कहेंगे हम, जब हम लोग दो xy का इनर प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो वो जो xy का इनर प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा, xi yi के बराबर होगा, समेशन और xi yi के बराबर। और ये समेशन xi yi क्या होता है, ये समेशन xi yi क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, समेशन xi yi इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस सो ऑन प्लस xn yn के बराबर होती है। इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज है वो समेशन xi yi की होती है, ठीक है। तो यानी अगर कोई इनर प्रोडक्ट समेशन xi yi के फॉर्म में रहा तो वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉट और स्केलर इनर प्रोडक्ट। डॉट और स्केलर इनर प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी फील्ड रहेंगी ना वो रियल रहेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कॉन्जुगेट टर्म है वो रियल टर्म के बराबर ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है y i बार इज इक्वल टू y i। दैट मीन्स कि अगर आप दो एलिमेंट लेते हो अपने फील्ड के तो वो वैल्यू जो है वो समेशन xi yi के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे y i बार नहीं आ रहा है, सिर्फ xi yi ही आ रहा है। तो ये जो इस तरीके का जो इनर प्रोडक्ट रहेगा वो डॉट इनर प्रोडक्ट या फिर स्केलर इनर प्रोडक्ट हम कहते हैं इससे, ठीक है। The product defined in equation 2 is called the dot or scalar product and is denoted by x dot y, ठीक है। नॉर्म और लेंथ, ये नेक्स्ट डेफिनेशन है। नॉर्म किसे कहते हैं हम लोग, कि जैसे अगर हम लोगों ने एक वैल्यू ली, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया फील्ड पे। अब एक जो वैल्यू स्मॉल वैल्यू अगर हमने ली, उसमें से एक एलिमेंट अगर उसमें से वेक्टर स्पेस में से पिकअप किया, तो ये जो उसका जो नॉर्म अगर हम निकालेंगे तो वो नॉर्म कैसे निकलेगा, नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ vv, ठीक है। यानी अगर हम नॉर्म लेते हैं तो वो वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट vv के फॉर्म में निकालते हैं। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो क्या रहेगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ vv के बराबर रहेगा। जब हम किसी भी वैल्यू की पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ vv निकालते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ vv, दैट मीन्स कि वो क्या दे रहा है हमको, वो नॉर्म दे रहा है या फिर लेंथ दे रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की। देखिए जैसे आपने डॉट और स्केलर प्रोडक्ट में देखा था कि कोई भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो, जस्ट आपको उसका वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसका आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। उसी तरीके से इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर आप कहते हो कि किसी भी वेक्टर का नॉर्म 1 है, दैट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ vv इज इक्वल टू 1, अगर नॉर्म 1 है तो दैट मीन्स कि वो वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, या फिर हम उसको नॉर्मलाइज्ड भी कहते हैं, क्योंकि अगर वो मॉडुलस उसका 1 दे रहा है दैट मीन्स कि वो वैल्यू क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। तो जो वेक्टर यूनिट वेक्टर जो है नॉर्म 1 देखता है तो हम उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर नॉन जीरो वेक्टर हो उसे अगर हमको नॉर्मलाइज करना है तो हम कैसे करेंगे, वेक्टर लेंगे और अपॉन उसका नॉर्म लेंगे। तो वेक्टर अपॉन नॉर्म जो है वो ये क्या कर रहा है, वो इस वेक्टर को नॉर्मलाइज्ड कर रहा है, यानी v जो है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ u है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 डेफिनेशंस देखी है। पहले स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट की, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में हम लोग क्या लेते हैं, समेशन ऑफ xi yi लेते हैं, ठीक है। और डॉट और स्केलर इनर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या होती है, रियल होती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स की वैल्यू रियल की वैल्यू के बराबर होती है, और समेशन xi yi जो है वो हमें रियल वैल्यू देता है, ठीक है। नॉर्म में हम क्या देखते हैं, नॉर्म में यूजुअली हम लेंथ निकालते हैं उस वेक्टर का, ठीक है। नॉर्म जो है वो क्या देता है, हमें लेंथ देता है उस वेक्टर का, जो कि होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर।
नेक्स्ट हम यूनिट वेक्टर कब लेते हैं, जब नॉर्म इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स कि वेक्टर जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्टेंस की। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू बी। देखिए यहाँ पे दो वेक्टर हमने लिया है यू वी, तो जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है नॉर्म ऑफ वी माइनस यू, ये जो है वैल्यू नॉर्म ऑफ वी माइनस यू, वो क्या देगा हमको, वो डिस्टेंस देगा, यू और वी के बीच का डिस्टेंस देगा। नॉर्म ऑफ वी माइनस यू क्या देगा, डिस्टेंस देगा बिटवीन यू एंड वी। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू वी। यहाँ पे हमने दो वेक्टर ले लिए जो वेक्टर को बिलोंग करते हैं, दो स्केलर ले लिए अल्फा बीटा जो फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो अगर हमने अल्फा यू प्लस बीटा वी लिया, कॉमा अल्फा यू प्लस बीटा वी लिया, अगर हम लोगों ने दो वेक्टर इस तरीके से लिए, उस फॉर्म में लिए, और इसका अगर हमको इनर प्रोडक्ट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, अल्फा, यहाँ से अगर हम अल्फा ले रहे हैं तो ये जो वैल्यू है वो अल्फा बार देगी। ये सेकंड टर्म जब बाहर निकलता है तो अल्फा बार देगा, यू यू, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये वैल्यू अगर बाहर निकलती है तो वो हमको क्या देगी, बीटा देगी, और ये वैल्यू बाहर निकलती है तो ये वैल्यू बाहर निकलती है तो हमको बीटा बार मिलेगा। ठीक है, बीटा बीटा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वी। ठीक है, अब ये वैल्यू हम क्या लेंगे, ये वैल्यू इसके साथ हमने ले ली, अब ये वैल्यू हम इसके साथ लेंगे, अल्फा बीटा बार आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी। यानी जो सेकेंड टर्म के जो स्केलर्स आ रहे हैं उसको हमें क्या देना है, बार देना है। ठीक है, सेकेंड टर्म्स के जो स्केलर्स आ रहे हैं बाहर उसे हमें बार देना है। अब नोटिस करोगे कि जो सेकेंड टर्म के स्केलर्स आ रहे हैं उसको आपको बार लग रहा है। ठीक है, जब आप ये वैल्यू इसके साथ ले रहे हो तो अल्फा अल्फा बार आ रहा है, अब जब ये वैल्यू इसके साथ ले रहे हो तो अल्फा बीटा बार आ रहा है, फिर जब बीटा ऑफ इसके पास ले रहे हो तो आपको बीटा ऑफ अल्फा बार आ रहा है। ठीक है, फिर ये वैल्यू इसके साथ ले रहे हो तो बीटा ऑफ बीटा बार आ रहा है। इस तरीके से जो सेकेंड टर्म अगर निकलता है तो हमें बार वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो अगर हमको ये चीज प्रूफ करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर फील्ड एफ लेंगे, दो वेक्टर लेंगे अल्फा बीटा लेंगे। ठीक है, फिर इसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, पहला फर्स्ट जो स्केलर है उसको बाहर निकालेंगे। अल्फा अगर हम बाहर निकालते हैं, है ना, अगर हमारे पास एक रूल है अल्फा यू ऑफ बी जो है वो हमें क्या देता है, अल्फा ऑफ इनर प्रोडक्ट यू वी। ये हमारा क्या था, इनर प्रोडक्ट आई, ये हमारा जो था वो I3 था ना, तो उसी का यूज करते हुए यहाँ पे अगर हम लोग स्केलर बाहर निकालते हैं u टाइम्स अल्फा यू प्लस बीटा वी मिलेगा, प्लस बीटा बाहर निकालते हैं v टाइम्स अल्फा यू प्लस बीटा वी मिलेगा। इस तरीके से हम लोगों ने हमारा I3 यूज किया है। ठीक है, अब इस तरीके से I3 यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू अगर अल्फा यू प्लस बीटा वी कॉमा यू है, अगर हमने इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, बार चढ़ जाएगा। सेम यहाँ पे ये इंटरचेंज करने के बाद वैल्यू बार चढ़ जाएगा। फिर अब ये बार को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हाफ इस पे हाफ इस पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये अल्फा, ये वैल्यू इसके साथ जा रही है तो अल्फा ऑफ यू यू आएगा प्लस बीटा ऑफ वी यू आएगा। ठीक है, बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बार डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हम क्या कर देखेंगे कि यू यू जो है इस पे जो बार है वो लगता नहीं है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू होता है, और इनर प्रोडक्ट यू वी का बार जो है वो वी यू के बराबर होता है। दैट मीन्स कि ये तो वैल्यू हमको अनचेंज्ड मिल रही है, पर ये वी यू का बार हमको यू वी मिल रहा है, यहाँ पे यू वी का बार हमको वी यू मिल रहा है, ये वी वी का बार तो अनचेंज रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स अल्फा बार हमको एज इट इज मिलता है, बीटा बार हमको एज इट इज मिल रहा है, यहाँ पे भी अल्फा बार एज इट इज और बीटा बार यहाँ पे भी एज इट इज। देखिए अब ये ब्रैकेट ओपन डाउन करूंगे तो अल्फा अल्फा बार यू यू मिलेगा प्लस अल्फा बीटा बार यू वी मिलेगा, फिर अल्फा बार बीटा वी यू मिलेगा और बीटा बीटा बार वी यू मिलेगा। यानी इस तरीके से आपको ये जो वैल्यूज है वो मिलती है। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि जो आपका सेकेंड टर्म है उसमें से अगर आप वैल्यू बाहर निकालते हो तो आपको अल्फा बार लगाना है, अल्फा बार लगाना है या करस्पॉन्डिंग बीटा बार लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर एफ, देन नॉर्म ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स नॉर्म यू। यानी अगर स्केलर है तो वो स्केलर जो है उसका मॉडुलस बाहर निकल जाएगा, नॉर्म वाली वेक्टर वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, अगर हम नॉर्म ऑफ अल्फा यू द होल स्क्वायर लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे होल स्क्वायर से, सो दैट हम क्या कर सके, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यू यूज कर सके। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ
इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यू लेते तो हमको क्या लेना पड़ता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यू नॉम अंडर रूट ऑफ अल्फा यू इस तरीके से वैल्यू लेनी पड़ती है, पर हमको स्क्वायर रूट नहीं लेनी है। स्क्वायर रूट नहीं लेना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर से स्टार्ट करने की वजह से हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमने स्टार्टिंग में स्क्वायर रूट से स्टार्ट किया, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा यू लिखा। अब यहाँ पे देखिए, जब अल्फा आप बाहर निकालोगे, पहली बार अल्फा बाहर निकालोगे तो आपको, अगर आप पहली बार अल्फा बाहर निकालते हो तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू ऑफ अल्फा यू मिलेगा। फिर जब आप दूसरी बार बाहर निकालोगे वैल्यू अल्फा की, तो आपको अल्फा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ यू मिलेगा। ठीक है, अब ये अल्फा बार क्या मिलता है आपको, मॉड ऑफ अल्फा द होल स्क्वायर मिलेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू। अब ये इनर प्रोडक्ट ऑफ यू क्या होगा, नॉर्म ऑफ यू द होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर, दैट मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले सकते हो। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, नॉर्म ऑफ अल्फा यू, नॉर्म ऑफ अल्फा, मॉड ऑफ अल्फा, नॉर्म ऑफ यू। ठीक है, यानी इस तरीके से आपने ये सिंप्लीफाई करके दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस V है ओवर अ फील्ड F, तो अगर आप दो वैल्यूज ले रहे हो, दो वेक्टर्स ले रहे हो U और V, तो उसका जो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ UV जो है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ U, नॉर्म ऑफ V के बराबर होता है करके। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये जो है क्वाची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, इसका प्रूफ भी है, पर ये प्रूफ आपको फिलहाल इस बार एग्जाम में हम नहीं करवा रहे। तो ये जो प्रूफ है वो आपको याद रखना चाहिए कि ये वैल्यू जो है वो क्वाची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के लिए है। तो ये 1 मार्क के लिए आपको पूछी जा सकती है, व्हाट इज क्वाची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी करके। ठीक है, नेक्स्ट है लेट V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन फॉर एन आर्बिट्री वैल्यू वेक्टर्स U एंड V इन V एंड स्केलर अल्फा। अगर आपके पास दो वेक्टर्स है U और V और एक स्केलर है अल्फा, तो आपके पास 4 प्रॉपर्टीज होती है नॉर्म की। पहली प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्म जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर नॉर्म इक्वल टू 0 है दैट मीन्स कि वो वैल्यू खुद ब खुद 0 है। ठीक है, और नॉर्म ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ यू है। ठीक है, और नॉर्म ऑफ यू प्लस वी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म यू प्लस नॉर्म वी। ये 4 जो प्रॉपर्टी है ना वो नॉर्म की प्रॉपर्टीज है। अगर कोई भी वेक्टर स्पेस ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉर्म स्पेस कहते हैं। नॉर्म स्पेस कहते हैं, नॉर्म लीनियर स्पेस कहते हैं, और नॉर्म वेक्टर स्पेस कहते हैं। ये से 3 नाम है उसके, नॉर्म वेक्टर स्पेस, नॉर्म लीनियर स्पेस और नॉर्म स्पेस। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सॉल्व होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस पे, अगर कोई इनर प्रोडक्ट पे ये चारों प्रॉपर्टी सॉल्व होती है, ये चारों प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है, तब हम क्या कहेंगे कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो क्या है, नॉर्म स्पेस है, या फिर नॉर्म लीनियर स्पेस है, या फिर नॉर्म वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, इनर प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि वो इनर प्रोडक्ट है क्या। अगर इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और इनर प्रोडक्ट स्पेस के बाद में अगर वो नॉर्म की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, तब वो क्या बनाएगा, नॉर्म वेक्टर स्पेस या फिर नॉर्म लीनियर स्पेस बनाएगा। ठीक है, यानी क्या आप देख रहे हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस बड़ा है और नॉर्म स्पेस जो है वो उससे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट नोट दिया हुआ है कि अगर आपके पास V इनर प्रोडक्ट स्पेस है ओवर फील्ड F, और V डिफाइन करता है डिस्टेंस फंक्शन D ऑफ U। अब इस वेक्टर स्पेस V में हम लोग D ऑफ U V जो है वो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अब डिस्टेंस फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, D ऑफ U V इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ U माइनस V। पहले ही नॉर्म यानी क्या होता है, लेंथ होता है। अब इस नॉर्म को हमने डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, अब डिस्टेंस फंक्शन जो है, अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो वो 2 पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। वो 2 पॉइंट का डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे ही है ना, कहीं मूव हुआ ही नहीं, U इक्वल टू V है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्टेंस फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर वो वैल्यू 0 होती है दैट मीन्स कि वो दोनों पॉइंट जो है वो क्या है, सेम है। और डिस्टेंस बिटवीन U एंड V, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लो या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करो, दोनों डिस्टेंस जो है वो सेम ही होगा, है ना डिस्टेंस। तो D ऑफ U V इज इक्वल टू D ऑफ V U। और नेक्स्ट है कि D ऑफ U V जो है, अगर आप यहाँ पे लेते हो D ऑफ U V, अगर आपने तीसरा पॉइंट W सब्स्टिट्यूट भी कर दिया तो भी क्या होगा कि D ऑफ U W प्लस D ऑफ W V, ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। ये डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है किसके डिस्टेंस के बराबर, D ऑफ U V के डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, यानी इस तरीके से आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो है उसको
एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, और वो पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आप कह सकते हो कि ये हमारा मेन डिस्टेंस जो है ना वो या तो इसके बराबर है या तो फिर ये वाला डिस्टेंस बड़ा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस की 3 प्रॉपर्टीज जो है वो आप एक बार ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड इफ इनर प्रोडक्ट वी यू इज इक्वल टू 0। अगर आप कहते हो कि आपका इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू 0, यानी आप कह रहे हो कि ये जो इनर प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो वो 0 है हर एक पॉइंट के लिए, यू के हर एक पॉइंट के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो v है ना वो v ही खुद ब खुद 0 है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये एक v इनर प्रोडक्ट स्पेस है और आर्बिट्री वैल्यू ले रहे हो आप, u जो है ना वो आर्बिट्री वैल्यू है, और आप ये v के और u का डिस्टेंस जो है, v और u का इनर प्रोडक्ट जो है वो निकाल रहे हो, आर्बिट्री वैल्यू का निकाल रहे हो, और आपको वैल्यू आपको 0 ही मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है वो खुद 0 है। ठीक है, और अगर आप कहते हो इनर प्रोडक्ट वी यू इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू यू, तो इसका मतलब क्या होगा, v इज इक्वल टू डब्ल्यू होना चाहिए। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स किसे कहेंगे, ऑर्थोगोनल यानी पहले ही परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर यानी वो 0 से रिलेटेड होता है। मान लीजिए कि वो अगर आप इनर प्रोडक्ट यू वी, अगर आप कहते हो कि u और v जो है वो ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। लेट v बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड u v बिलोंग्स टू v, दो वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस v में बिलोंग कर रहे हैं, और u जो है वो ऑर्थोगोनल रहेगा v पे। कब, अगर आप उनके बीच का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 शो कर दो तो वो वेक्टर से क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। ठीक है, एक नोट है कि u इज ऑर्थोगोनल टू v, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा वेक्टर भी पहले वेक्टर पे ऑर्थोगोनल है, यानी u v इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v u इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और अगर आप कहते हो u इज ऑर्थोगोनल टू v, अगर u ऑर्थोगोनल है v पे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा u इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू v। अल्फा क्या है, स्केलर है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी u अगर ऑर्थोगोनल है v पे तो अल्फा u भी ऑर्थोगोनल होगा v पे। नेक्स्ट है द 0 वेक्टर ऑफ v इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर ऑफ v, यानी अगर आप यहाँ पे 0 लेते हो, अगर आपका कोई 0 वेक्टर है तो उस 0 वेक्टर से आप कोई भी वेक्टर ले लो, इनर प्रोडक्ट जो है वो क्या आने वाला है, 0 होगा। ठीक है, यानी 0 वेक्टर जो है वो हर वेक्टर के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट हम किसे कहेंगे, द सेट ऑफ वेक्टर्स। इसके पहले हमने क्या देखा था, सिर्फ एक वेक्टर देखा था, पर यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, सेट ऑफ वेक्टर्स देख रहे हैं v में, इज एन ऑर्थोगोनल सेट। अब इस सेट को हम ऑर्थोगोनल सेट कब कहेंगे, जब इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई वी जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, यानी आप एक ऐसा सेट दूसरे सेट के साथ लेते हो और उन दोनों का, उस दोनों सेट का इनर प्रोडक्ट लेते हो आप, निकालने के बाद उन दोनों सेट का इनर प्रोडक्ट आपको 0 मिलता है, तब आप क्या कहोगे कि वो जो सेट है वो इनर प्रोडक्ट, उस सेट का इनर प्रोडक्ट क्या है, 0 है, और सेट का इनर प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स कि वो सेट ही ऑर्थोगोनल है। ठीक है, जब आपने ऑर्थोगोनल वेक्टर लिया था तो वो वेक्टर लिया था, अकेला वेक्टर लिया था, पर यहाँ पे आपने क्या लिया है, सेट लिया है, इसलिए ऑर्थोगोनल सेट है वो। ठीक है, अब ये ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या रहेगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट में हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल के साथ साथ एक और कंडीशन ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी जो हमारा ऑर्थोनॉर्मल सेट है वो क्या होता है, ऑर्थोगोनल तो होता ही होता है, पर ऑर्थोगोनल के साथ साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, द सेट ऑफ वेक्टर्स वी आई एंड वी इज ऑर्थोनॉर्मल, जब वो ऑर्थोगोनल के साथ साथ उनका जब इनर प्रोडक्ट आप वी आई खुद के साथ लेते हो, खुद के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हो, तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए आपको, 1 मिलनी चाहिए, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई इज इक्वल टू 1, तब हम कहेंगे कि वो सेट ऑफ वेक्टर जो है वो क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, यानी वी आई का इनर प्रोडक्ट वीजे के साथ लोगे तो वैल्यू 0 मिलेंगी फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, पर वी आई का इनर प्रोडक्ट वी आई के साथ लोगे तो वैल्यू क्या मिलेंगी, 1। तब ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हम क्या
किसे कहेंगे? देखिए, लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, ठीक है। ये आपके पास W है और ये है V, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। तो W सबस्पेस है V का। द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W डिनोटेड बाय W ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब ये W है तो यानी ये जो है वो क्या होगा? W ऑर्थोगोनल। तो ये इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है। इसे हम W ऑर्थोगोनल से डिनोट करेंगे। तो अब W ऑर्थोगोनल क्या है? W ऑर्थोगोनल किस चीज का सेट है? W ऑर्थोगोनल उन वेक्टर्स का सेट है जो कि V में बिलोंग करता है, इस तरीके से कि V और W का ऑर्थोगोनल, V और W का जो आप इनर प्रोडक्ट लोगे, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट आप लोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, ठीक है। फॉर ऑल W बिलोंग्स टू कैपिटल W। देखिए, यानी ये W ऑर्थोगोनल जो है वो एक ऐसा सेट है जो कि क्या करता है? V के एलिमेंट कंटेन करता है, और V का इनर प्रोडक्ट जब आप W के साथ लोगे तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। ऐसे एलिमेंट जो है वो क्या कौन कंटेन करता है? W ऑर्थोगोनल कंटेन करता है, ठीक है। Thus W orthogonal is a set of all vectors in V which are orthogonal to every vector in W। ये एक ऐसे सेट का वेक्टर है जो कि इसके पास सारे ऐसे सेट नंबर्स है, W ऑर्थोगोनल के पास ऐसे सारे वेक्टर्स है जिनका आप इनर प्रोडक्ट W के साथ करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेंगी? 0 मिलेगी, ठीक है। कुछ नोट के पॉइंट दिए हुए हैं। ये जो नोट्स मैं लिखा रही हूँ, नोट और रिमार्क वो जो है, या फिर थ्योरम के स्टेटमेंट्स, वो जो है वो आपको एक एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे नोट जो है वो कंपल्सरली पढ़िए। लेट x1 to xn बी एन ऑर्थोगोनल सेट। अगर आपके पास ये ऑर्थोगोनल सेट है तो इन ऑर्थोगोनल सेट का अगर आपने नॉर्म निकाला, नॉर्म का स्क्वायर, तो वो वैल्यू क्या होगा? नॉर्म ऑफ x1 स्क्वायर, नॉर्म ऑफ x2 स्क्वायर प्लस सो नॉर्म ऑफ xn स्क्वायर, इस तरीके से होगा। अगर ये सेट ऑफ वेक्टर ऑर्थोगोनल है तब ये कंडीशन जो है वो फॉलो करेगा वो सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर जो होता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इफ u1 to un इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट एंड if x is equal to summation I equal to 1 to n alpha I ui for all alpha belongs to C, then अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है ऑर्थोनॉर्मल सेट में, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपके ऑर्थोनॉर्मल सेट पे, तो आप क्या करोगे? नॉर्म ऑफ x द होल स्क्वायर, नॉर्म ऑफ x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n नॉर्म ऑफ अल्फा I द होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये सेट अगर ऑर्थोनॉर्मल है ना, अगर ये सेट आपका ऑर्थोनॉर्मल है तो दैट मीन्स कि अगर आपने ये आपको ये कंडीशन होल्ड हो रही है, अगर आपकी ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो इस पे अगर आप नॉर्म लगाओ, इस पे अगर आप नॉर्म लगाओगे तो नॉर्म ऑफ x द होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब नॉर्म ऑफ अल्फा 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। पर ये नॉर्म ऑफ ui द होल स्क्वायर जो होता है ऑर्थोनॉर्मल सेट में, हमेशा कंडीशन क्या होती है कि अगर आप नॉर्म ऑफ ui द होल स्क्वायर ले रहे हो और सेट हमारा ऑर्थोनॉर्मल है तो दैट मीन्स की वो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यानी डॉट 1 ही है, तो 1 लिखने के बजाय आप सिर्फ स्केलर का वैल्यू लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका सेट क्या है यहाँ पे? ऑर्थोनॉर्मल है, इसलिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब नॉर्म ऑफ x द होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होंगी? सिर्फ स्केलर होगी, ठीक है। W ऑर्थोगोनल इज अ सबस्पेस ऑफ V। ऑब्वियसली कि क्योंकि जब W आपका सबस्पेस है तो W ऑर्थोगोनल भी आपका सबस्पेस रहेगा, किसका? V का, ठीक है। और W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल आप करोगे ना तो सिर्फ इन दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन होता है और वो एलिमेंट क्या होता है? 0। इफ V1 to Vn इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन V एंड इफ W बिलोंग टू V, देखिए ये आपका क्या है? ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ये आपका ऑर्थोनॉर्मल सेट है और एक आर्बिट्री एलिमेंट W जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? हमारे वेक्टर स्पेस V में बिलोंग कर रहा है। तो U इज इक्वल टू W माइनस ऑफ इनर प्रोडक्ट W कॉमा V1 ऑफ V1 माइनस इनर प्रोडक्ट W ऑफ V2 ऑफ V2 सो ऑन, ये वैल्यू चलती जाएंगी। इनर प्रोडक्ट W ऑफ Vn कॉमा Vn डॉट Vn इज ऑर्थोगोनल टू ईच ऑफ V1 टू Vn, यानी ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हो ये वैल्यू क्या रहेगी? हर एक VIs को ऑर्थोगोनल रहेंगी, यानी
इसका u का इनर प्रोडक्ट ऑफ v1 के साथ करूंगी 0, u का इनर प्रोडक्ट v2 के साथ करूंगी तो 0, u का इनर प्रोडक्ट vn के साथ करूंगी तो 0। यानी ये जो वेक्टर आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है, ऑर्थोगोनल वेक्टर दे रहा है, जो कि v1 टू vn के साथ क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ तक पढ़िए, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।